बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, कल मैंने एक मासूम से क्विज़ दिया था, हो गई बैलेंस शीट टैली। गुडविल कितनी आ रही थी उसमें? 600 की आ रही थी। चलें जी, आज हम ऑल टुगेदर इसी कॉन्सेप्ट को घसीट कर लेकर आते हैं कौन सी डेट के ऊपर? रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। अच्छा, अब बिफोर वी कम टू द रिपोर्टिंग डेट, हम ज़रा यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, समझते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। प्लीज़ अभी लिखेंगे नहीं आप, प्लीज़ समझेंगे सिर्फ चीज़ें, इधर देखिएगा। वो कह ये रहा है कि भाई अब आपके पास बैलेंस शीट दी गई है 31 दिसंबर 2017 की, यानी साल के आखिर की। ये बात आप अपने भेजे में जितना जल्दी फिक्स करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा कि अगर हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो दोनों कंपनीज अकाउंटिंग अपने अपने हिसाब से करती हैं और पेरेंट आकर आखिर में उसको क्या कर लेता है? कंसोलिडेट कर लेता है। बट व्हाट एवर द केस इज, एक्विजिशन डेट के ऊपर पेरेंट एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट करते हुए वैल्यूएशन की होगी, ऐसा है ना? कौन सी डेट पे? एक्विजिशन पे। और ये जो बैलेंस शीट दी हुई है एक्विजिशन डेट की दी हुई है या एक साल बाद की? ईयर एंड की है, एक साल बाद की, व्हाटसोएवर। अभी देख लेते हैं। हमने यहां पे लिखा साब लिमिटेड एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ रेहान लिमिटेड, क्योंकि अभी तक हमने 100% कंसोलिडेशन वाली केस सीखा हुआ है। आगे, ऑन 1 जनवरी 2017, ये जो 1 जनवरी 2017 है यह है आपकी एक्विजिशन डेट, सही जी, कि इस दिन ये सब्सिडरी खरीदी गई है। आगे, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल एसेट्स वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू। बोला जब हमने इस सब्सिडरी को खरीदा था उस दिन के ऊपर इस सब्सिडरी के तमाम एसेट्स किसके इक्वल थे? याद आ रहा है, हमने कहा था कि पीपी कैरिंग अमाउंट कम थी, फेयर वैल्यू ज्यादा थी, पर ये कह रहा है कि उस दिन कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू सारी इक्वल थी। आगे, एक्सेप्ट द बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू थी 3000 रुपए अगेन से कैरिंग अमाउंट ऑफ 2500, यानी जब हमने ये सब्सिडरी खरीदी थी उस वक्त इसकी किताबों में, सब्सिडरी की किताबों में, वो बिल्डिंग कितने पे कैरी हो रही थी? 2500 पे, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? ये कब की बात बता रहा है? एक साल पहले की। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। अबे भाई, एक तो ये एनोटेशन कौन कर रहा है? बचपन में अगर इनके माँ बाप ने इनको कोई स्लेट वगैरह दी होती ना लिखने के लिए, तो चस्सी यहाँ पे नहीं करते, अजीब भंगी है। चलें, अच्छा है हमने अपने कबीर को लिखने के लिए चीज़ें दी हैं, वो क्लास में नहीं करेगा ऐसी। इधर चस्सी लिखने के लिए किताब है, फिर यहाँ पे लीडर मार रहा है। इधर अभी हमने ब्लॉक कर दिया, चलो आ जाओ। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ, रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज ₹800। बोल रहा है कि जब आपने इस कंपनी को खरीदा था उस दिन इसकी रिटेन अर्निंग कितने की थी? 800 की। और बोल रहा है कि कोई चीज नहीं है शेयर कैपिटल में जब से हमने इस कंपनी को खरीदा है। अब जरा फोकस होकर देखिएगा। देखिए, ये पूरा सिनेरियो तुम्हारे सामने मैंने रखा हुआ है, पर आपने यहाँ पे बहुत फोकस होकर एक चीज समझनी है। मैंने कहा भाई सबसे पहले आप बना लें नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, और हमने कहा एट एक्विजिशन। प्लीज फोकस होकर देखिएगा। मैंने कहा शेयर कैपिटल ऑफ दिस सब्सिडरी कितना है भाई? 500 का। सर आप तो एक साल बाद हैं और आप कह रहे हैं कि एट एक्विजिशन 500 का, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने लिख के दिया है कि देयर इज नो चेंज इन सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन। यहां तक बात क्लियर है? चलें जी, फिर हमने कहा इसके बाद हाँ भाई, रिटेन अर्निंग कितनी है? 800। इसको मिलाऊं तो? अच्छा प्लीज पहले फोकस हो गया तो मेरी बात समझें। आप अगर एक स्टेप पीछे आए और मुझे याद कराएं कल की क्लास, आपको याद होगा कि मैंने आपको सिखाया था कि एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करूं या डायरेक्टली इक्विटी पे करूं। बात
तो इस बात को मानते हो, तस्लीम करते हो कि जब हमने कल की क्लास में ये सीखा था कि ये कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज माइनस करूं तो मिलेंगे नेट एसेट्स, मैंने यहां पे डायरेक्टली इक्विटी उठाई है, वो कितने की है? 1300 की। क्या इस बात को मानते हो एक साल पहले जब मैंने इसकी बैलेंस शीट मंगवाई होगी उसमें नेट एसेट्स इतने के होंगे? पूरा कॉन्सेप्ट बना के लाया हूं यहां पे, तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक साल पहले जब तुमने इस कंपनी को खरीदा था साल के शुरू में, तो साल के शुरू में तुमने ये मेक श्योर किया होगा कि उस दिन की उसकी बैलेंस शीट मंगवाओ, उस दिन की बैलेंस शीट में तुमने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस की होगी, तो यह आंसर आया होगा। अब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करूं या डायरेक्टली इक्विटी पिक करूं, बात एक ही है। अब एक और सवाल, ये क्या लिख दिया भाई इधर, चलो फोकस के साथ। अब मुझे एक बात बताएं फोकस के साथ, इधर देख के कि क्या ये बात मानते हो कि इस नेट एसेट्स के अंदर आपके पास पीपी एक्विजिशन डेट पे कितने का मौजूद है? 2500 का। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, मैं कह रहा हूं कि जब हमने इस कंपनी को खरीदा था कितने साल पहले? तो जाहिर सी बात है एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस होके ही आया ना, तो इन नेट एसेट्स में इस बिल्डिंग का कंपोनेंट कितने का शामिल है? 2500 का। कितने का शामिल है? 2500 का। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसमें 2500 का शामिल है, 2500 का, जबकि होना कितने का चाहिए? कितने से कम है? तो आप वो शख्स होंगे जिसने ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की होगी, कितने की? 500 की। ये कितना आ गया? अच्छा प्लीज यहां पे रुक के एक बात बताओ, आप लोगों ने उस दिन के ऊपर एक्विजिशन डेट के ऊपर 500 रुपए से बिल्डिंग को इंक्रीज करके कंसोलिडेट किया होगा एक साल पहले। यहां तक बात क्लियर है? तो ये 500 आपके नेट एसेट्स में था नहीं, आपने डाला था, क्योंकि आपने कहा था कि आपको ये चीज इतने की महंगी मिली थी, इतने की महंगी मिली थी। ये पूरी कहानी मेरे बच्चों कौन से डेट की है? यानी टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग मेरे बच्चों के भाई, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आपने उस दिन पे ये किया होगा। अगर आप पिछली क्लास में जाएं तो हमने क्या किया था, सारे एसेट्स को उठा के अपने पास लाए थे, सारे एसेट्स को उठा के अपने पास लाए थे, और सारे एसेट्स को उठा के लाए थे तो आपने पीपी को रीवैल्यू करके लाए थे, गुडविल को भी रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो ओवर एंड अबव था, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर सब्सिडरी के एसेट्स लायबिलिटीज भी थे, हाँ या नहीं? अच्छा, सब्सिडरी के एसेट्स लायबिलिटीज के साथ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी थी और गुडविल। ये कौन सी डेट की बात है? मैं ये देख रहा हूं उस दिन क्या हुआ होगा, तो वो डेटा मैंने रिप्रोड्यूस किया है यहां पे। यहां तक कोई मसला? चलें जी अब आगे आ जाएं। मैंने कहा सर दूसरे स्टेप के अंदर मैंने निकाली होगी गुडविल। अच्छा, दूसरे स्टेप के अंदर जब गुडविल निकाली मैंने, तो प्लीज इधर देखिएगा भाई, कंसिडरेशन जो मैंने रखी होगी वो देखो, पेरेंट एंटिटी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है कितने की? 3500 की। तो हमने कहा ये 3500 के अगेंस्ट में मुझे नेट एसेट्स कितने के मिले होंगे? तो ये कितना आ गया? 1700। ये क्या आपकी गुडविल? सही है जी? प्लीज बताओ, ये बात क्लियर है? जी जानी, एक साल पहले नहीं, तो अब मुझे जल्दी से सारे बच्चे फोकस के साथ, यही तो सीख है भाई। मुझे एक बात बताओ, जल्दी से मुझे एक बात बताओ, आपको गुडविल जब निकाली होगी तो कौन सी डेट पे निकाली होगी? जब ये कंपनी खरीदी होगी। तो मैंने नेट एसेट्स कौन सी डेट के लिए? आपके सामने मैं बोल रहा हूं, ये हो चुका होगा। दैट वॉज द रीजन बिहाइंड कि कल पूरा 2 घंटा इस पे लगा है। एक मिनट, मैं समझ रहा हूं, पहले मेरी बात तो सुन ले। नेट एसेट्स आ गए, कौन सी डेट के हैं? ये इन्वेस्टमेंट भी कौन सी डेट की है? क्योंकि मैं कह रहा हूं उस दिन जो तुमने एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, वो अब तक स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हुई।
किसने किसने कमाया होगा? कंपनी के प्रॉफिट कमाने से इन्वेस्टमेंट का क्या ताल्लुक है? वो तो उसका रिटेन अर्निंग इंक्रीज हुआ होगा ना, इन्वेस्टमेंट तो उस दिन की थी। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे कैरी हो रही है, इन्वेस्टमेंट किस पे कैरी हो रही है? कॉस्ट पे कैरी, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात समझ आ रही है? फेयर वैल्यू को मैंने यहाँ पे बोला कि फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है, नहीं, इन्वेस्टमेंट किस पे कैरी हो रही है? कॉस्ट पे। ये उसी दिन की वैल्यू है, उसी दिन की वैल्यू है जब मैंने कंपनी को खरीदा था। तो मैं कह रहा हूं उस दिन मैंने हिसाब किताब क्या किया होगा? मैंने कहा कि भाई मैं एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए कितने पैसे दे रहा हूं, ऊपर पैसे किसके लिए दे रहा हूं? पर ये जो 1800 एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए दे रहा हूं, उसमें 500 बिल्डिंग के ज्यादा दे रहा हूं, उसमें 500 बिल्डिंग के। ये किस दिन की बात हो रही है? तो अब थोड़ी मैपिंग करो ना। हमने कल की क्लास में भी तो ये सीखा था कि इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एसेट्स, लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी और गुडविल ऑफ सब्सिडरी। यही सारी चीजें थी ना इन्वेस्टमेंट के अंदर। पर ये सारी चीजें कौन सी दिन पे थी? एक्विजिशन डेट पे। मैंने अभी तो भाई सिर्फ वो काम किया जो हो चुका था। अब हम आएंगे 1 साल बाद। पर 1 साल आगे आने से पहले आप जो 2-3 बातें सुने, आपको मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की दुनिया में घुमाऊं तो आपको एक पे हो जाएगा। इधर फोकस होकर देखिएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप जितनी भी इनकम कमाते हैं वो आपके एसेट्स में कन्वर्ट होती है? मानोगे क्या? सुन लो, अभी बताता हूं इधर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। आप सेल्स करते हो तो क्या एंट्री बनती है? सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल या कैश डेबिट? सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल या कैश डेबिट? सोच के बताओ, सोच के बताओ कि फोकस के साथ आपको नहीं लगता कि ये इनकम एसेट में कन्वर्ट हुई? मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि हर इनकम एसेट में कन्वर्ट होगी। एक और एग्जांपल, आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई। आपने क्या कमाई? अच्छा, जब आपने मेरे बच्चों इंटरेस्ट इनकम कमाई, इंटरेस्ट इनकम कमाई, तो इंटरेस्ट इनकम की एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश, या इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट? ये भी बात समझ आती है? यहां तक कोई मसला? पक्की बात है? तो यानी कहने का मकसद ये सिखा रहा हूं कि यूजुअली होता क्या है, आप जो भी चीजें कमाते हैं वो आपकी कमाई एसेट्स में कन्वर्ट होती है। और आज एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सीखो ताकि कंसोलिडेशन को एब्जॉर्ब करना आसान हो। आप लोग हमेशा से ये करते आए बचपन से कि जो भी कमाते हैं रिटेन अर्निंग में जाता है, जो भी कमाते हैं, जो भी कमाते हैं। अब इसकी एग्जांपल देता हूं। आप जो भी कमाते हैं रिटेन अर्निंग में इसलिए भी जाता है क्योंकि वो कमाई एसेट्स में ऑलरेडी शामिल होती है। वो कमाई एसेट्स में, तो एसेट्स ऊपर से ऑलरेडी इंक्रीज हुए हुए होते हैं। जो भी कमाई होती है आप रिटेन अर्निंग में डालते हैं, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। पहले बताओ ये बात समझ आई? मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं वापस से। देखो, आपने जो भी कमाया, मैंने कहा सेल्स हुई, सेल्स कहां गई? पीएनएल में, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट कैश या रिसीवेबल में चला गया। ऐसा है? तो एसेट में चला गया ना, कहने का मकसद है एसेट में चला गया। व्हाट इज लेफ्ट? इक्विटी। यही प्रॉफिट आप उठा के पीएनएल में डालते हैं, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। यानी यही पीएनएल का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में आता है तो बैलेंस शीट टैली हो जाती है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इजाफा होता है तो आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं ड्यू टू कमाई। यहां तक बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो मेरे बच्चों जल्दी से। हाँ जी प्लीज, सारे बच्चे। ओके, वेरी गुड। अब आगे, अब फोकस होकर सुनना। अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको नहीं लगता कि ये जो आपकी सब्सिडी दिख रही है, ये वाली, कौन सी लिमिटेड? फैहान लिमिटेड। इसने पूरा साल जो भी कमाया है इसके एसेट्स में आ चुका है। देखो, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं बोलूँ ये कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर यू नीड टू बी कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर। इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं, पूरे ग्रास रूट से उठा रहा हूं। मुझे बताओ, सब्सिडी की किताबों में जो एसेट्स आ रहे हैं उन एसेट्स में इनकम कन्वर्ट हो चुकी है? ऐसा है? और वो इनकम सब्सिडी के रिटेन अर्निंग में भी जा चुकी है, जा चुकी है, क्योंकि उसने तुम्हें अकाउंट्स बना के दिए हैं। क्योंकि ये कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है। ऐसा है भाई? प्लीज फोकस के साथ बच्चों, ये कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है। ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब मेरा मानना यह है,
आप अगर रिकॉल करें मेरी पहली क्लास, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं इसको मुश्किल तरीन को आसान से आसान बनाऊंगा, पर आपने अगर मेरे डायरेक्शन में सोचा, फर्क सिर्फ इतना रह जाएगा। इधर मुझे बताएं, जब आपने पहले दिन पे कंसोलिडेशन की थी तो आपकी इन्वेस्टमेंट में क्या क्या था? एसेट, पहले बोलोगे एसेट, लायबिलिटी, गुडविल, और एसेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, क्योंकि तुम्हें महंगा मिला था, तुम्हें महंगा मिला था। यार ऑनलाइन वालों प्लीज फोकस होकर देखना, तुम लोगों के लिए इतनी लंबी कर रहा हूं मैं, मेहनत इसकी है, मेहनत इसकी है, पूरा गेम इसका है, पूरे मार्क्स इसके हैं, इसलिए कह रहा हूं। इधर देखो, मैंने कहा भाई एसेट, लायबिलिटी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, गुडविल, कितनी चीजें थी? 4। और फिर आप ही वो शख्स थे जिसने पहले दिन पे इन्वेस्टमेंट को हटाकर इसी के अगेंस्ट में एक्चुअल चीजें ले आए थे, और वो एक्चुअल चीज क्या थी? एसेट, लायबिलिटी, गुडविल, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, यही किया था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अगर वहां पे रुक जाएं, थम जाएं, जरा एक साल पहले थम जाएं, पहले बताओ यहां तक की बातें क्लियर है? कौन सी बात है? एक्विजिशन डेट की, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, पक्की बात है? ऑनलाइन तो प्लीज बताओ यार जल्दी से, यहां तक क्लियर होना चाहिए। पहले दिन पे अगर मैं थम जाऊं तो आपको नहीं लगता कि ये तो दो अलग अलग इदारे थे, मर्ज किसने किया था? आपने, क्योंकि कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी किसकी? हमारी, आपकी। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे साल गुजरा वैसे वैसे सब्सिडरी ने कुछ कमाया होगा, कुछ वो कमाई सब्सिडरी के एसेट्स में क्लब हो गई होगी, सब्सिडरी के एसेट्स में क्लब हो गई होगी। तो आपको नहीं लगता, मोहम्मद अहमद प्लीज फोकस करना है, आपको नहीं लगता कि जब उसकी कमाई एसेट्स में क्लब हो गई होगी तो अब उस कमाई पे मेरा राइट है? अब उस कमाई पे मेरा, क्योंकि आप वो शख्स थे, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैंने रिटेन अर्निंग और सब्सिडरी को हटा दिया था। क्यों? वो मेरी कॉस्ट थी, वो मेरी इनकम कब होती है? तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि उस दिन के एसेट्स तक, उस दिन तक के एसेट्स के लिए तुमने पे किया था, तुमने कंसोलिडेट किया था। अब उसके बाद जो भी इनकम में चेंजेस है, एसेट्स के चेंजेस है, वो तुम्हारे हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि अब जब तुम रिपोर्टिंग डेट की बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करोगे तो एसेट्स हो जाएंगे ज्यादा, इनकम पार्क करोगे तो बैलेंस शीट टैली होगी, अदरवाइज टैली नहीं होगी। पहले बताओ, लॉजिक दिमाग में बैठी? पूरा गेम है कि आपने जब, भाई खुद देखो, आपने जब इस कंपनी को एक्वायर किया था तो आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी चीजें रखी हुई थी? एसेट, लायबिलिटी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, गुडविल। आपने कहा इन्वेस्टमेंट को हटा के एक्चुअल चीजें ले आया, पर क्या हुआ? एक्चुअल चीजें वैसी ही हैं, बदल चुकी हैं। किस वजह से? इनकम की वजह से। किस वजह से? तो भाई मैं कहने का मकसद ये है कि जब इनकम की वजह से बदल चुकी है तो आप अब कंसोलिडेशन उसी दिन की कर रहे हैं या एक साल बाद की? तो मेरे बच्चों, जब कंसोलिडेशन आप लोग एक साल बाद की कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एक साल बाद के एसेट्स में और एक साल पहले के एसेट्स में फर्क है, और वो फर्क किस वजह से? इनकम की वजह से। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जब आप कंसोलिडेशन करोगे, व्हाट यू नीड टू फर्दर पार्क? इनकम फ्रॉम सब्सिडरी। क्या पार्क करनी है? पहले क्यों नहीं की थी? मैं कह रहा हूं वही एसेट्स, वही लायबिलिटीज, वही गुडविल के मैं पैसे दे चुका था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को हटा के वो ले आया था। तो मैंने कहा अब तक तो मैंने पैसे देकर वो चीजें खरीदी थी ना, अब कहानी सेम है, आगे जा चुकी है। तो अब मैं कह रहा हूं वहां तक के तो पैसे मैंने पे किए हुए थे, अब कहानी उसके बाद की है। तो मैं कह रहा हूं अब जब मैं एसेट्स को कंसोलिडेट कर रहा हूं तो दिमाग में मैपिंग करो। इन्वेस्टमेंट को तो अब भी क्रेडिट करूंगा, क्या मैं इन्वेस्टमेंट तो दिखाऊंगा ही नहीं ना, क्योंकि उसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में एसेट्स और लायबिलिटीज लाऊंगा। अब सोचना है, मेरी तरह सोचना है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में क्या लाऊंगा? एसेट्स और लायबिलिटीज। पर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में एसेट्स और लायबिलिटीज वही वाले ला रहा हूं या ज्यादा ला रहा हूं? तो ज्यादा ला रहे हो तो एक चीज रह जाएगी ना, दैट इज कॉल्ड इनकम। वही पार्क करोगे, बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? टैली हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि व्हेन एवर योर ईयर पासेस, जब भी ईयर पास होता है तो आप कुछ कमाते हैं, तो जब कुछ कमाते हैं तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके एसेट्स में ऑलरेडी शामिल होते हैं। क्या चीज शामिल नहीं होती? इनकम। तो आप अलग से इनकम डालेंगे ना, तो आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? टैली हो जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया? क्योंकि आप सिंपल यू सोच लो, ये इदारा अलग है, वो इदारा अलग है। कंसोलिडेशन का कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। आप वो शख्स हैं जिसको जीरो से करना होता है, तो आप वो शख्स थे जिसने डे वन पे इन्वेस्टमेंट को हटाया था और असल एसेट्स और लायबिलिटीज ले आए। मैंने कहा असल एसेट्स और लायबिलिटीज अगर समझो तो अगर ये हटा के मैं कंसोलिडेशन नहीं कर रहा होता
तो जैसे जैसे इनकम कमाते हैं वैसे वैसे एसेट्स, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट तो हटेगी, एसेट्स और लायबिलिटीज आएंगे, पर वो एसेट्स और लायबिलिटीज पुराने वाले ही अपडेटेड हैं, एंड अपडेटेड बाय वर्च्यू ऑफ इनकम है, अपडेटेड बाय वर्च्यू ऑफ इनकम है। तो जब तक आप इनकम पार्क नहीं करेंगे तब तक आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। अभी करके देखते हैं, अभी तो सिर्फ समझाया है, सिर्फ बोला है जी। भाई चलो एक और बात बताओ, एसेट डेप्रिशिएट होके सारी चीजें तुम्हें पीएनएल में मिलेंगी? भाई हर एक एक्सपेंस से एसेट क्या हुआ होगा, तो क्या उसका इंपैक्ट तुम्हारे पीएनएल में ऑलरेडी होगा? कहने का मकसद ये है कि रिटेन अर्निंग में जो प्रॉफिट डालते हो ना, तो उसके अंदर इनकम भी होती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं, तो वो बात आ रही है। सही है, चलें जी। अच्छा सर, तो सर वी लिंक दैट रिटेन अर्निंग, मतलब नाउ वी टेक अमाउंट ऑफ चेंज इन रिटेन अर्निंग, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से, यहाँ पे अब हमने एक्विजिशन के बाद, सर यहाँ पे इनकम क्या है, अभी बता रहा हूँ ना, एक मिनट सब्र तो करो। इधर हम आ गए एट रिपोर्टिंग डेट, ये कितना है भाई? अच्छा मैं सवाल में गया, सवाल के अंदर रिटेन अर्निंग कितनी दी हुई है? 2000। प्लीज यार फोकस होकर सुनिएगा, ये कितना आ गया? 2500। लिखना बंद, देखो मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं लिखना बंद, मैं तुम्हें बिल्कुल एक एक क्रक्स समझा रहा हूं उसका कि व्हाट इज एक्चुअली द कंसोलिडेशन। इधर देखो, पहले मुझे बताओ आप इस एसेट्स में से, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें से ये लायबिलिटी माइनस करो। 2500 ही आता है भाई, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो, 2500 आता है, ये रहा 2500। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, पर यही रिफ्लेक्शन साल के शुरू में ये थी या कुछ और थी? अभी क्यों बदल गई? कमाया है ना, तो कमाया तो एसेट सेम रहे, चेंज हो गए? पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? भाई ये इतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जो आपने पैसे दिए थे, अब तुम बताओगे मुझे सही, मैं नहीं रिपीट करूंगा, तुम लोगों ने जो पैसे दिए थे कंपनी को खरीदने के लिए, वो किन नेट एसेट्स के दिए थे? कितने नेट एसेट्स के लिए? 1800। 1800 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के साथ। वापस से बताओ जल्दी, यार बच्चों ऑनलाइन वालों प्लीज, और तुम लोग भी बताओ जल्दी से, मुझे बताओ, मुझे क्लियर करो इस बात से कि तुम लोगों ने जब कंपनी खरीदी थी तब कितने पैसे दिए थे? 1800 किसके लिए? और कुछ और भी दिए थे, किसके? गुडविल के, वो कितने थे? 1700, वो ये रहे, ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में चिपके हुए थे, ऐसा है? अच्छा अब कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट तुम लोग अभी अपनी बुक्स में दिखाओगे या हटा दोगे, और उसके अगेंस्ट में एक्चुअल एसेट्स ले आओगे, एक्चुअल लायबिलिटीज ले आओगे, हाँ या नहीं, और एक्चुअल गुडविल ले आओगे? पर कहने का मकसद ये है कि वो एक्चुअल एसेट्स, वो एक्चुअल लायबिलिटीज, वो एक्चुअल गुडविल, गुडविल तो चलो सेम ही होगी, क्या वो एक्चुअल एसेट सेम है, चेंज हो गए ड्यू टू इनकम? तो जाहिर सी बात है, अब इन्वेस्टमेंट को हटा के एसेट्स और लायबिलिटीज तो लाऊंगा, पर बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। किस वजह से? इनकम की वजह से, क्योंकि जब तक तुम इनकम पार्क नहीं करोगे तब तक आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो आप तो कहेंगे कि सर इससे पहले जो एक्विजिशन डेट तक की इनकम थी वो तो तुम्हारी कॉस्ट थी ना, वो तो तुम इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में लेकर आए थे, अब जो उसके आगे है वो तुम्हारी जनवन कमाई है। यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? कोई सवाल? बिला झिझक पूछो, मैंने तुम्हें बिल्कुल ग्रास रूट से उठाया जो होता है। मैं सिंपल भी कह सकता हूं रिपोर्टिंग डेट पे जाना, माइनस करना, आंसर आ जाएगा, पर तुम्हें लॉजिक नहीं समझ आती। पर क्या लॉजिक समझ आ रही है? क्लैरिटी ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो यार, जल्दी से भाई बता दो, क्या मर गए क्या? ओके जी। देखो अभी पहले लेके जाने, पहले यहां तक समझ आ गया, अभी मैं सब करना सिखा रहा हूं। अभी हमने क्या कुछ किया है, समझा है, सिर्फ समझा, अभी करना कैसे वो मैं सिखा रहा हूं। 2 मिनट का टाइम दे दो बस, सही है? कॉन्सेप्ट समझना है पहले, आ जाओ जी। अब एक और बात है, 1 मिनट जानू फिर मैं सवाल लेता हूं। एक और बात है, क्या आप ये बात मानते हैं कि एसेट्स में से जब मैंने लायबिलिटीज माइनस किए, एसेट्स में से जब मैंने लायबिलिटीज माइनस किए, तो मेरे पास नेट एसेट्स कितने के दिख रहे हैं भाई? 2500 के। सही जी। कहने का मकसद ये है कि ये जो 500 रुपए की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, ये किसने की थी? पेरेंट ने की थी। कौन सी डेट पे? एक्विजिशन डेट पे। अच्छा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात बताओ, 2 बातें पूछूंगा। क्या ये 500 रुपए तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में थे?
पक्की बात है। तो तुम अभी जब हटाओगे तो वापस भी लेकर आओगे, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से तो ये एसेट 500 रुपये महंगा था, 500 रुपये महंगा था, वापस से एब्जॉर्ब करते हैं। तुमने जब डे 1 पे इन्वेस्टमेंट की तो तुमने एसेट के पैसे दिए, लायबिलिटी के पैसे दिए, और एसेट में जो पैसे दिए इसके 500 रुपये ज़्यादा दिए है, और गुडविल के अलग से दिए। तो तुम मुझे बताओ ग्रुप के हिसाब से ये एसेट 500 रुपये महंगा था, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब कैलकुलेटर निकालो, एक जादू देखते हैं जल्दी से, क्योंकि मैंने सवाल इस तरीके से डिज़ाइन किए कि तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। अच्छा प्लीज़ मुझे बताओ, 2500 रुपये की कैरिंग अमाउंट थी, 2500 रुपये की कैरिंग अमाउंट थी। 2500 रुपये को डिवाइड करो 10 से, मल्टीप्लाई करो 9 से, वो देखो बिल्डिंग कितने की आ रही है। यानी जब मैंने इस कंपनी को खरीदा था ना, तो इसकी किताबों में वो एसेट कितने का था, 2500 का था। अब 1 साल डेप्रिशिएट होने के बाद वो 2250 का होना चाहिए था, और है भी। एग्जाम में ये रिकैल नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए पूरे सवालात ऐसे बनाए कि तुम्हें दिमाग में कॉन्सेप्चुअली ये बात फिक्स करके आ जाऊं। पर मुझे आप ये बात बताएं, आपके लिए ये एसेट 1 साल पहले 2500 का था, 3000 का था। तो अब जरा एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, सही है। एज पर, खाली समझाने के लिए कर रहा हूं, एज पर सेपरेट बुक्स। हाँ भाई, एक्विजिशन पे कितने का था भाई? हाँ 2500 सेपरेट बुक्स। डेप्रिसिएशन कितना? कैरिंग अमाउंट रिपोर्टिंग पे ये हुआ है। पर इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ग्रुप, तुम्हारे लिए ये एसेट डे 1 के ऊपर कितना महंगा था? 500 महंगा था। सवाल नहीं समझते तुम लोग, 500 महंगा था। इसको अगर डिवाइड करूं 10 से, कैरिंग अमाउंट, तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों का शॉर्टफॉल कितने का है? ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, यानी हमारा कहने का मकसद ये बच्चों, ये हमने की थी फेयर वैल्यू कौन सी डेट पे? पर कहने का मतलब बच्चों ये है, मकसद समझो कि ये एडजस्टमेंट आपने की थी, सब्सिडी ने नहीं की थी। ये मैं चिल्ला के थक गया था कल की क्लास में कि सब्सिडी का कुछ नहीं लगता, वो अपनी जगह है। ये तो शेयर होल्डर करवा रहा है हमसे कि भाई तुम्हें खरीदना तो फेयर वैल्यू पे करा के खरीदो। खैर व्हाट्सोएवर द केसेस, तुमने जब ये कंपनी खरीदी थी तो उस दिन के नेट एसेट्स में पीपी कितने का था? 2500 का। तुमने कितने ज्यादा दिए थे? तुमने ये ऐड किए थे। एसेट कितने का हो गया था? 3000 का। यहां तक कोई मसला? ऑनलाइन में जल्दी कंफर्म करो यार, यहां तक कोई मसला? में एक एक करके इसको आगे लेके जाएंगे, जल्दी बताओ। नहीं, आगे सुनो। फिर मैंने कहा इसका यूजुअल डेप्रिसिएशन तुमने बुक किया होगा सब्सिडी ने, सब्सिडी यूजुअल सब्सिडी ने किया होगा ना। तुम्हारा क्या जाए भाई, वो तो एसेट किसकी बुक्स में? उसकी बुक्स में। तो वो अपने हिसाब से डेप्रिशिएट करेगा, आपके हिसाब से, अपने हिसाब से। ये फेयर वैल्यू की मस्ती किसको थी? हमें, हमारी इन्वेस्टमेंट में था। तो मैं कह रहा हूं कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट में था, पर मेरे हिसाब से अब ये रिपोर्टिंग पे 500 नहीं होना चाहिए। इसमें से कुछ डेप्रिशिएट हो गया ग्रुप के हिसाब से। तुम कह रहे हो अपने हिसाब से, ग्रुप प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप ऐसा, तो ग्रुप के हिसाब से ये एसेट 500 रुपये महंगा था ना, तो क्या रिपोर्टिंग पे भी 500 ही रहा होगा या कुछ डेप्रिशिएट हुआ होगा? अच्छा, अब समझाने का मकसद ये है कि आप आज के बाद ऐसे सोचेंगे जो मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि अगर ये 500 सब्सिडी की बुक्स में होता तो ये 500 इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट होता, और इस 500 में से कितने साल बच जाते हैं? कितना आता है? देखो यही शॉर्टफॉल आ रहा है। यानी कहने का मकसद यह है कि इस कंपनी की ग्रुप के अकाउंट्स के अंदर पीपी 450 रुपए से कम है, अभी होना चाहिए 450 रुपए से ज्यादा। अब तुम अपना दिमाग लगा लो ना, तुमने इन्वेस्टमेंट जब की थी उसमें 500 रुपए पे किए थे, तो उस दिन थोड़ा सा मैपिंग करो। उस दिन जब तुमने कंसोलिडेशन की थी, किस दिन? एक्विजिशन पे। तो उस दिन 500 रुपए से पीपी को बढ़ाया था।
जब 500 रुपए से तुम लोगों ने पीपी को इनहांस किया था, क्या वो सब्सिडी ने किया था, ये कंसोलिडेटेड बुक्स में हुआ था? अब मैं तुमसे वापस सवाल कर रहा हूं, कंसोलिडेटेड बुक्स में जब ये हो चुका था तो आगे चीजें ऐसे ही चलनी चाहिए थी ना, पर क्या आगे चीजें चली ऐसे या सब्सिडी ने अपने हिसाब से अकाउंटिंग की है? अच्छा, वेरी गुड, आगे सुनिएगा। जब सब्सिडी ने अपने हिसाब से अकाउंटिंग की है तो उसने अपना नॉर्मल डेप्रिसिएशन बुक किया है, तो 500 रुपए को कटा के किया है ना। तो मैं तो ग्रुप के हिसाब से कह रहा हूं कि अगर ये 500 उस पीपी में होता तो ये 500 डेप्रिशिएट होके 500 ही बचता या कुछ और बचता? और वो कितना है? 450। यानी आपके लिए जो ग्रुप कॉस्ट ज्यादा थी, अब वो आफ्टर डेप्रिसिएशन बचनी चाहिए, जो कि आपको दिख भी रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इस परफॉर्मा में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाते वक्त आप लोग अभी पीपी के अंदर 450 रुपए मजीद ऐड करेंगे या 500? 500 क्यों नहीं? तो एक्विजिशन पे क्यों किया था 500? वो स्टार्ट था। बात समझ आई? यानी आप सिर्फ ये कह रहे हैं, अब देखो पूरी समरी बना रहा हूं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब्सिडी जो भी कमा रही है एक्विजिशन के बाद, अच्छा एक्विजिशन का हिसाब किताब तो क्लियर है, एक्विजिशन की डेट तक बहुत फोकस होकर सुनना, बारीक बात बता रहा हूं, एक्विजिशन की डेट तक तो मैंने पैसे पे किए थे ना, किस किस के लिए? एसेट, लायबिलिटी, गुडविल, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। कितने के? इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी आ रही है, ये बात याद रखना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी आ रही है। आपने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट को हटा के सारे एसेट्स ले आए, लायबिलिटी ले आए, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पार की, गुडविल ले आए। पर मैं कह रहा हूं आगे जो कहानी चली, जो कंपनी ने अकाउंटिंग की, किसने? सब्सिडरी ने, उसने जो भी इनकम कमाई वो एसेट्स में आ चुकी है, वो मैं अपनी रिटेन अर्निंग में भी ले आऊंगा। पर मसला ये है कि जो इंक्रीमेंटल चीज थी 500 रुपए, उसकी अकाउंटिंग तो सब्सिडी ने नहीं की ना, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को हटा के वो 500 भी तो मैंने ही रखा हुआ है ना। अब 500 ऐसे ही रहेगा, डेप्रिशिएट होगा। अच्छा, जब 500 डेप्रिशिएट होगा तो बैलेंस शीट टैली कैसे होगी ये भी देखते हैं। पीपी 50 से कम हो गया और एक्सपेंस 50 से, तो नीचे इक्विटी में लॉस बुक हो गया कितने का? 50 का। ऊपर से एसेट 50 से कम, नीचे से इक्विटी 50 से कम, बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? टैली हो जाएगी। पहले तो बात क्लियर है। चलें अब यहां पर समझने की बात, इसका सम कितना आ रहा है? 2950। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 11। इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट। अब एक चीज सुनिएगा फिर मैं जवाब दूंगा। मुझे एक बात बताओ, असल में सब्सिडी ने कितना कमाया है? तुम लोगों ने बता दिया ना, तो मैं यकीन करो मतलब जिंदगी में ना मजा आ जाएगा, मतलब सफल हो जाएगी जिंदगी। कमा 1200 रही है, मैं कह रहा हूं मेरी एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट 1150 है। क्यों? 50 का डेप्रिसिएशन। तो ये जो मैंने परफॉर्मा बनाया ना, इसके अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन खुद ही पार हो जाता है। वो डेप्रिसिएशन जो फेयर वैल्यू का होना चाहिए था वो यहां पार हो जाएगा। यानी आपने एक्विजिशन पे 500 रुपए महंगा एसेट खरीदा था, हाँ या ना? अच्छा, क्या वो 500 पे रहेगा या यूज होगा? तो जब यूज होगा तो एसेट, अच्छा एसेट कम होने पे एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और पीपी। अच्छा, ऊपर से पीपी कम हो गया, नीचे से इक्विटी कम हो गई, क्योंकि लॉस बुक होगा तो इक्विटी क्या हो जाएगी? बैलेंस शीट क्या रहेगी? टैली रहेगी। यानी अब समरी बना रहा हूं, लिखना बन समरी बता रहा हूं। जिन इनकम की वजह से एसेट्स ऊपर गए तो एसेट्स में वो ऑलरेडी शामिल है, इनकम चिपकाओगे बैलेंस शीट टैली। जिस डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स कम हुए हैं वो अलग से बुक कर रहे हो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1150 में इनकम और एक्सपेंसेस सब है, चाहे एसेट्स बढ़े हो चाहे कम हुए हो। तो मेरे इस परफॉर्मा के अंदर आपने सिर्फ एक काम करना है कि जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे ना, तो यहां पे नजर रखिएगा, ये भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी आपने ज्यादा पैसे पे किए थे। और ये 500 इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये 50 रुपए यूज हो चुका है। तो आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में फर्क समझ आया? इसके अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन शामिल है जो कि सब्सिडी ने बुक, ये कौन सी किताबों में बुक हो रहा है? कंसोलिडेटेड एफएस में, क्योंकि तुम्हें महंगा मिला था। यहां तक कोई मसला? आप पूछें जी, आप कुछ पूछ रहे थे। किसका?
हाँ देखो, मैंने कहा कि एग्जामिनर पता है क्या करता है, सुन लो भाई, एग्जामिनर करता है पहले 1200 का प्रॉफिट लेता है, फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अलग से उसमें से माइनस करता है। मैं कह रहा हूँ नीचे की चौरंगी कर लो, आंसर आ जाएगा। और ये क्यों मैथमेटिकली मैंने कैसे बनाया है, ये रिपोर्टिंग में आंसर कम होगा, एक्विजिशन पे ज्यादा होगा, तो आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। तो जो भी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पार्क हो जाएगा। आपको अगर अलग अलग करना है तो फिर आप अपने लिए मुसीबत करेंगे, क्योंकि पेपर में 4 एसेट्स भी हो सकते हैं। तो बेहतर क्या है, डायरेक्ट। और आप बैलेंस शीट में अब क्या लेके जाएंगे, जल्दी बताओ। नहीं, बैलेंस शीट में आप एसेट साइड पे मजीद क्या लेके जाएंगे, 450। 500 नहीं, 500 तो तब था जब आपने इसको, यानी हम सिंपल उसूल रखें, आपने जो सामने वाली कंपनी को पैसे दिए थे, प्लीज सुनना प्लीज सुनना प्लीज सुनना, आपने जो सामने वाली कंपनी को एक्विजिशन पे पैसे दिए थे, फोकस होके बोल रहा हूं, आपने जो सामने वाली कंपनी को पैसे दिए थे उसके उस बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के लिए भी दिए थे, गुडविल के लिए भी दिए थे, और 500 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के भी दिए थे। ऐसा है, आपको ये एसेट्स 500 रुपए महंगे मिले थे, हाँ या नहीं, जो कि सब्सिडी की किताबों में नहीं है, पर आप ही वो शख्स हैं फिर उसको आगे तक लेकर जाएंगे। अगर आपको 500 रुपए एक चीज महंगी मिली थी तो वो सब्सिडी की किताबों में नहीं है, तो आपने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट के अंदर तो शामिल था ना, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके आप ज्यादा पर लेकर आए थे। अब जब ज्यादा पर एक्विजिशन पे लेके आए तो कैरी भी ज्यादा ही होगा ना, पर क्या सब्सिडी ने कैरी किया होगा या आपने करना है, पूरा करना है या डिफरेंशियल, वो ये रहा। मैपिंग समझ आती है, पक्की बात है, इसको यहां तक कॉपी करो, फिर आगे लेके चलते हैं प्लीज जल्दी से। क्वेश्चन दिखा दूं भाई, ये कौन है यार, हेलो, वालेकुम सलाम। जानी मैं क्लास में हूँ, मैं इसलिए कॉल काट रहा था तुम्हारी। ओके, क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन देख लो भाई। अच्छा भाई, सवाल लेते सर कि सो वी कैन अज्यूम दैट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ द सेड एसेट द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बुक बाय द एंड ऑफ पेरेंट वुड बी कंक्लूडेड इफ नो इम्पेयरमेंट बुक, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब एक बात बताओ, आयशा पूछ रही है सर अगर सब्सिडी ऑलरेडी फेयर वैल्यू मॉडल पे होती तो क्या आपने डे 1 पे कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की होती, तो क्या कुछ होता या सब सही चल रहा होता, तो कोई मसला ही नहीं होता। ये लें जी, अच्छा तुम लोगों में से कोई बता दे तो मजा आ जाएगा। इसमें एक और चीज इंक्रीमेंटल थी पूरे सवाल में, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी तो थी, एक और चीज भी ऊपर की है, गुडविल, जो सब्सिडी की किताबों में, तो वो भी तो आप ही लेके आएंगे ना, क्योंकि आप ही वो शख्स थे जिसने इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको रखा हुआ था। अच्छा एक समरी बनाते हैं, इधर प्लीज लिखना नहीं, इधर देखो भाई भाईजान, इधर इधर जल्दी जल्दी, एक मिनट फोकस के साथ। क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज में लेकर आया, हाँ जी प्लीज फोकस होकर सुनिएगा, जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में एसेट्स और लायबिलिटीज में लेकर आया, बहुत फोकस होकर सुनना, जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में एसेट्स और लायबिलिटीज में लेकर आया, उसमें से कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट टू चेंज हैं, लाइक सब्सिडी की कमाई से होने वाले एसेट्स, और कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट टू चेंज, जस्ट लाइक गुडविल, उनको मैं अलग से ला रहा हूं। बात क्लियर है, जो सब्जेक्ट टू चेंज हैं वो इनकम के जरिए आ जाएंगे, जो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन के जरिए आ जाएंगे, कोई मसला। चलें जी, गुड।
ये हो गया यहाँ तक कॉपी भाई? चलें जी, ये गुडविल तो आपने निकाल ली थी। अच्छा, अब इसके बाद आप एक और हेड खोलेंगे जिसका नाम है भाई ग्रुप रिजर्व। हाँ जी, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट सवाल में कितनी दी हुई है भाई? 4000। ये पेरेंट एंटिटी की आज तक की कमाई है या फॉर द ईयर की? आज तक की, ऐसा ही है। और सब्सिडरी के मैं डाल रहा हूं एक्विजिशन के बाद की। एक्विजिशन की क्यों नहीं डाली? तुम नहीं पे किए थे, उसके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पे किए थे, उसके बाद जो है वो तुम लेकर आ रहे हो, उसका चेंज एसेट्स में ऑलरेडी शामिल है। यहां तक क्लियर है? कितने लूं, 1200 या 1150? तो 1150 क्यों सर? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी तो है जिससे एसेट क्या हुआ था, कम हुआ था, वो सब्जेक्ट टू चेंज था, तो वो इम्पैक्ट पार्क हो गया। चलें जी, वेरी गुड। अब हमने कहा कि भाई ये आ गया 1150। अच्छा, पहले हमने लिखा था कल की क्लास में सिर्फ रिटेन अर्निंग, अब मैंने लिखा है ग्रुप रिजर्व। ग्रुप का मतलब क्या होता है? पेरेंट और उसकी तो अब मैं लिख रहा हूं पेरेंट और उसकी सब्सिडरी के कमाए हुए पैसे, पेरेंट के आज तक के, सब्सिडरी के बाद तक के, पेरेंट के सब्सिडरी के बाद तक के। सब्सिडरी के बाद क्यों कह रहा हूं मैं, आज तक के क्यों नहीं कह रहा? वो कॉस्ट थी, तो वो प्रिंसिपल्स अपनी जगह लेके चल रहा हूं मैं, कोई मसला? चलें जी, ये लिख लें भाई। ऑनलाइन वालों क्लियर है भाई? हाँ जी, बिल्कुल सिंपल। हाँ भाई, यहां तक हो गया? अच्छा भाई, अब आप करेंगे कंसोलिडेशन, लिटरल कंसोलिडेशन। तो अब मुझे बताएं कि सर कंसोलिडेशन में लैंड आपको 1000 रुपये की दिख रही है और सब्सिडी की बुक्स में 1800 की, तो कितना हो गया? 1800 हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद बिल्डिंग, प्लीज फोकस होकर देखिएगा, तुम लोग मुझे बताओगे। बिल्डिंग 2000 रुपये की उसकी किताबों में, 2250 की सामने वाले की किताबों में। अच्छा, अब तुमने सिर्फ ये पे किए या तुमने 5000 ज़्यादा पे किए थे? अच्छा, जो 5 तुम लोगों ने ज़्यादा पे किए थे उसमें से 50 तो यूज़ हो गया, मज़ीद कितना डाल दूँ? तो आपने सिर्फ वो यहाँ से आके उठा लेना बस, क्योंकि यहाँ पे सोच चुके होगे। नेट एसेट्स रिपोर्टिंग से आके उठा लेना बस, दैट्स इट। इतना सा काम करना है। तो मैंने कहा कितना हो गया ये? 4000। गुडविल भी ओवर एंड अबव थी, तो उसके बाद डाल देंगे गुडविल। ये भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट था ना, और सब्सिडरी की ही गुडविल थी, तो आपने तो ग्रुप के लिए पे किया है ना, क्योंकि कॉस्ट कैन बी लाइवली मेजरेबल। तो आप अलग से दिखा रहे हैं उसको, क्योंकि आपकी जेब से जो लगा है वो है, और उसके बाद की कमाई आपकी कमाई जो एसेट्स में कन्वर्ट होती जा रही है। चलें जी, इसके बाद गुडविल हमारी कैसे हो सकता है जानी? तुम गुडविल के लिए या तो पे करोगे या तो नहीं करोगे। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है मेरी जान, मैं फिर कह रहा हूँ।
हाँ, तो गुडविल पे बेचोगे तो पे डी रिकॉग्नाइज होगी ना, बेचोगे तो गुडविल रहेगी या खत्म हो जाएगी? इम्पेयर हो सकती है, वो आगे सिखाऊंगा। सही है, इम्पेयरमेंट आ सकती है। अच्छा भाई 4700 बता दूं, वापस बता देता हूं। ये 4700 क्या लिखा था मैंने? 700 ही है ना भाई। 2250 प्लस 450, सही है आयशा? ये आ गया भाई। चलें भाई, अदर एसेट्स 50, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इन सब का सम बता दें। 13,700, बस यही है। अच्छा भाई, शेयर कैपिटल किसका आएगा? पेरेंट का। वेरी गुड, वो जो डे 1 पे हमने सीखी हुई चीज़ है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं उसके बाद का तो चीज़ें हमारी है ना। हाँ भाई, अब लिख रहा हूँ ग्रुप रिजर्व। तो पहले तो आपने रिटेन अर्निंग लिखा था, अभी 1 साल हो गया ना, तो ग्रुप के रिजर्व आएंगे ना। मेरी आज तक की कमाई, सब्सिडी की बात की कमाई, दोनों आ चुके हैं। चलें जी, कितना है ये? 5150। अच्छा भाई सर, लायबिलिटीज 6350। अच्छा 6350 ऐसे आ रहा है कि भाई आपने 3300 प्लस 3050। हाँ भाई, पहले बताओ रिपोर्टिंग डेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया भाई? मतलब ऑल यू नीड टू डू कि जो आपने इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट डे 1 पे की हैं, उसको आपको घसीट के साल के आखिर में लाना होगा, क्योंकि सब्सिडी ने उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं किया होगा। क्लैरिटी है? तो प्रॉफिट का होना अलग बात है, पोस्ट एक्विजिशन का होना अलग बात है। प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन के क्या फर्क है, जल्दी बताओ? इंक्रीमेंटल, और वो आपका होना भी चाहिए, क्योंकि आपको एसेट महंगा मिला था या सस्ता? महंगा, तो आपने कैपिटलाइज भी किया था उस महंगे को, तो अब उस महंगे को डेप्रिशिएट भी आप ही करेंगे, और फिर डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको चिपका देंगे, क्योंकि चीज़ें तो ऐसी चलेंगी ना, क्योंकि वरना बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी। क्लियर है? पक्की बात है भाई? कोई सवाल? पोस्ट एक्विजिशन दोबारा बता दूं भाई, इधर देख लो भाई। मैंने कहा कि भाई इस पूरे सवाल के अंदर आपके पास एक प्रॉफिट आया कितने का? 1200 का। ऐसा ही है भाई, मैं कह रहा हूं 1200 का प्रॉफिट किसने कमाया है? सब्सिडी ने। ये जो भी कमाई है सब्सिडी के एसेट्स में रियलाइज हो चुकी होगी। मैं कह रहा हूं उसके एसेट्स को चिपका दो, सही है जी, और प्रॉफिट डाल दो, क्योंकि जो भी चेंज है कमाई का वो तो आप ग्रुप रिजर्व में डाल ही रहे हो। पर इससे पहले जो आपने पैसे पे किए थे, देखो फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए के लिए एसेट खरीदा था सब्सिडी, उस दिन उसके पैसे दे दिए थे। अब वो 100 के एसेट 112 के हो गए। कमाई कितने की हुई? 12 की। कमाई कितने की हुई? क्या वो 12 मैंने ग्रुप रिजर्व में डाल दिए और वो एसेट में भी है? तो यानी कुल मिला के बना क्या? 100 रुपए के एसेट के लिए मैंने पे किए थे, जो मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल था। ये बात समझ आती है? क्या किया था मैंने? इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया था, कैश को, और फिर इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके पीपी ले आया था। अज्यूम कर लो, सिंपल बात रखते हैं, आज तुम्हें और भी नीचे आके समझाते हैं। जब मैंने डे 1 पे सब्सिडी एक्वायर की, आप समझो सिर्फ एसेट पड़ा हुआ था इसमें, कितने का? 100 रुपए का। मैंने एंट्री क्या बनाई होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से? 100 रुपए से। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को साइड में कर दो। अभी सब्सिडी ने 12 रुपए कमाए, तो उसका रिसीवेबल आया, इनकम आ गई। क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैं रिपोर्टिंग डेट पे आया तो इस कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हो चुके हैं? 112। किस वजह से? कमाई की वजह से। क्या वो कमाई अपने पास ले आया? क्या वो कमाई अपने पास ले आया? और अपनी बैलेंस शीट में एसेट कितने का ले आया? 112 का। तो 100 कहां से आया? 100 तो हमने पे किया था ना। तो कहने का मतलब ये कि क्यूमुलेटिव एंट्री क्या बनेगी अगर आज तक की बनाऊं? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा कितने से? 100 से। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा कितने से? 100 से। एसेट को लेके आऊंगा कितने से? 112 से। ये तो आउट हो गई बैलेंस शीट, इनकम आ गई 12 की। तो कहने का मतलब ये है कि 100 तक तो तुम पे कर चुके हो ना, कहानी उसके बाद की है। अब्दुल्ला क्लियर है? पक्की बात है? देखो फिर कह रहा हूं, जल्दी से बता दो, एसेट कितने का खरीदा? सब्सिडी खरीदी, 100 का एसेट था। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट ले आया, तो 100 का एक्विजिशन खत्म। अब हम किस पे आ गए?
रिपोर्टिंग पे जो तुम्हें बैलेंस शीट दिख रही है उसमें 12 की इनकम है और 12 के एसेट बढ़ा हुआ है इनकम की वजह से, तो टोटल एसेट्स कितने के हो गए? 112 के। अच्छा, अगर आज तक की एंट्री बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, इसके अगेंस्ट में जो असल एसेट्स है वो ले आया, पर असल एसेट 100 तक तो तुमने पे किए थे ना, 12 रुपए इसके ऊपर की कमाई है, तो तुम तो पूरा 112 लेकर आ रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट के एवज। तो इन्वेस्टमेंट के एवज का मतलब है कॉस्ट के अगेंस्ट में, और जो भी ऊपर है वो क्या है? इनकम। तो क्या वो इनकम तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? यस सर। अब इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल दो, अब इसमें तुम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल दो। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसमें आपको ये बता रही है कि आपने 500 रुपए ऊपर पे किए थे, 500 रुपए जिसका सब्सिडी की बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप जब आपने इन्वेस्टमेंट को हटाया तो 500 रुपए अलग से डेबिट किए थे, फिर आपने उसी डेबिट को वापस से क्या किया? डेप्रिशिएट किया। कितने से? 50 से। तो साल के आखिर में कितना बच गया? 450। पर क्या वो एक्सपेंस जो आपने इंक्रीमेंटली बुक किया है क्या वो आपके पीएनएल में जाना चाहिए? यस। तो यहाँ पे इनकम 1200 की लेके गया हूँ या 1150? तो कहने का मतलब ये कि आप सिंपल एग्जाम में ये सोचना कि नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितने थे? 1300 थे। 1300 में मैंने एडजस्टमेंट कितने की थी? 500 की। टोटल नेट एसेट्स 1800 के। यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? यहां तक ये आ गया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि जब मैं रिपोर्टिंग पर आया तो रिपोर्टिंग पे भी इस 500 का 1 रुपए का भी एलिमेंट शामिल नहीं है, पर मैं कह रहा हूं अगर होता भी तो 500 का होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो मैंने कहा मेरे नेट एसेट्स के अंदर जो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर रहा हूं, देख लो उसके अंदर 2250 का एसेट शामिल है। कितने का शामिल है? ये इतने पे होना चाहिए या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद? तो मैंने कहा अगर यही एडजस्टमेंट 500 रुपए की एक्विजिशन डेट पे हो जाती तो रिपोर्टिंग पे 500 ही रहता, ये डेप्रिशिएट हो क्या रहता? तो मैंने कहा मेरे नेट एसेट्स में 450 रुपए की कमी है। किस वजह से? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से। तो मैंने उसमें डाल दिया। अब मैं कह रहा हूं रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स में से एक्विजिशन डेट माइनस करोगे तो इसके अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली नेट हो जाएगा, और वो मैथ से, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट्स कम है इस पीपी की वजह से, इस पीपी की वजह से, और एक्विजिशन पे ज्यादा है। तो अगर आप ये करें 500 में से 500 माइनस करें तो आंसर कितना आता है? 0। इधर देखना भाई, 500 में से 500 माइनस करें तो आपका आंसर आ रहा है कितना? 0। अच्छा भाई, अब अगर 450 में से 50 माइनस करें, 450 में से 500 माइनस करें कितना आता है? 50 नेगेटिव। तो ये टेक्निकली हुआ ही है कि 1200 में से ये माइनस किया तो 1150। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि भाई ये शॉर्टकट है, और वो ऐसे बना है क्योंकि रिपोर्टिंग से एक्विजिशन सब माइनस हो रहा है। जिसका इंपैक्ट 0 है वो 0 है, जिसकी इनकम है और जिसका एक्सपेंस है वो भी आ जाएगा, कोई मसला। आखिरी बात, बैलेंस शीट में कितना लेके जाओगे? 450। सही है भाई, यहाँ तक क्लैरिटी है। ये बैलेंस शीट कॉपी कर लें अगर आप लोगों ने नहीं, अगर बुक नहीं है तुम लोगों के पास। FAR 2 की हमारी क्लास कितने बजे? 12 साढ़े 12। अच्छा, अब आगे इसके क्या कॉन्सेप्ट तो हो नहीं पाएगा, तो मैं रिपोर्टिंग डेट को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। सही जी। इसका क्विज आ जाएगा, पर आ जाएंगे 2 सवाल। सही जी, जिसमें 1 से ज़्यादा एसेट्स होंगे, तो उसको देख लेना। अच्छा, कल की क्लास इंपॉर्टेंस लिए होगी, कल मैं 3 से 4 कॉन्सेप्ट कराऊंगा और बहुत फोकस। तो फिर हमें सवाल पे सवालात करने, तो प्लीज़ 2 सवालों की प्रैक्टिस करके आना जो मैं दे रहा हूँ। चलें जी, मिलते हैं ऑडिट में। अल्लाह हाफिज़।